हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पार्ट 2 अम्ल क्षारक व लवण। और इससे पिछले वीडियो में आपने किया था अम्ल व क्षारक में क्या क्या समानताएं हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक अम्ल व क्षारक की प्रबलता, पीएच स्केल, उसका महत्व और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहला टॉपिक है अम्ल व क्षारक की प्रबलता। क्या है अम्ल व क्षारक की प्रबलता? अब हम किसी अम्ल को प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल या किसी क्षारक को प्रबल क्षारक या दुर्बल क्षारक किस आधार पर कहेंगे, तो समझिएगा। अम्ल व क्षारक की प्रबलता, किसी अम्ल व क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करता है कि कोई अम्ल H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन जितनी अधिक मात्रा में देगा वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा और जितनी कम मात्रा में देगा वह दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार कोई क्षारक जितनी OH नेगेटिव आयन अधिक मात्रा में देगा वह प्रबल क्षारक और OH नेगेटिव आयन यदि कम मात्रा में देगा तो वह दुर्बल क्षारक होगा। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करता है। कोई अम्ल जितने अधिक H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। इसके विपरीत दुर्बल अम्ल द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम होती है। इसी प्रकार कोई क्षारक जितने अधिक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है वह उतना ही प्रबल क्षारक तथा कम OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करने वाला क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण, सबसे पहले प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, इनके कुछ उदाहरण कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्रबल अम्ल, आपने पढ़ा HCl के बारे में। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह H2SO4 के बारे में पढ़ा। यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक HNO3 के बारे में पढ़ा। यह क्या है हमारे पास? नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही क्या हैं? प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब दुर्बल अम्ल, इसका उदाहरण है CH3COH, इसे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल या जो हमारे घरों में प्रयोग होने वाला सिरका, यह CH3COH का ही नाम है, सिरका सामान्य नाम। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये सब क्या है हमारे पास? दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब प्रबल क्षारक NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। और दुर्बल क्षारक का उदाहरण है NH4OH, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल के 3 उदाहरण हैं हमारे पास। HCl, H2SO4 और HNO3, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल के 3 उदाहरण बताए मैंने। CH3COH, जिसे एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सिरका बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। प्रबल क्षारक के 3 उदाहरण हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, COH2,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षारक का एक उदाहरण है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को हम किस प्रकार माप सकते हैं या हम किसके आधार पर बात कर सकते हैं? तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता एक सार्वत्रिक सूचक, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह सार्वत्रिक सूचक क्या है? यह अनेक सूचकों का मिश्रण है। सूचक क्या है? इंडिकेटर, जो आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा। यह अनेक सूचकों का मिश्रण है। यह सूचक किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर अलग अलग रंग होंगे और उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि अम्ल या क्षारक प्रबल है या दुर्बल है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है पीएच स्केल और इसका क्या महत्व है। पीएच स्केल है क्या? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहां इस पीएच स्केल में पी अक्षर जो है यह पुषांश को बताता है। पुषांश का मतलब जर्मन शब्द, जिसका अर्थ है शक्ति। तो पीएच के मान द्वारा हम किसी दिए गए विलयन की प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारकीय है। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि हमें मान लो किसी विलयन की पीएच दी है, तो हम उस पीएच के बेस पर हम कैसे बताएंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। पीएच के मान के द्वारा किसी दिए गए विलयन की प्रवृत्ति ज्ञात करना। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक हमारे पास अलग अलग निशान होंगे, 0 से लेकर 14 तक चलेंगे। अब हम पीएच के बेस पर हम कैसे बताएंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। यदि पीएच की मात्रा 7 है, इस मतलब दिया गया विलयन कैसा है? उदासीन है। पीएच लेस देन 7 यानी कि 7 से कम है तो दिया गया विलयन अम्लीय है। पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से ज्यादा है और 14 तक कुछ भी वैल्यू हो तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास? उस समय विलयन कैसा होगा? क्षारकीय विलयन। इसका मतलब जितने भी क्षारक हैं उन सबकी पीएच 7 से अधिक होगी, जितने भी अम्ल हैं उनकी पीएच 7 से कम होगी, और उदासीन, जैसे जल हमारा उदासीन है तो उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी। अब पीएच स्केल इस तरह से है, 0 से लेकर 14 तक अक्षर है। आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो यहां जो 7 वाला है, यहां यदि 7 वाले को देखें तो यदि पीएच 7 है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन। वह विलयन कैसा होगा? उदासीन। 0 से 7 के बीच में है, इस बीच में है, तो वो हमारे पास विलयन कैसा होगा? हमारे पास अम्लीय। और यदि 7 से अधिक है और 14 तक है तो दिया गया विलयन कैसा होगा? क्षारकीय। अब हमें कई बार छांटना आ जाता है, हमें पता करना आता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। वो तो हम पीएच की वैल्यू से बता सकते हैं कि यदि 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारकीय और 7 है तो उदासीन। लेकिन यदि मान लो हमें कुछ विलयन दिए हैं और उनकी पीएच दी है और हमें पता है मान लो पीएच 2 है और पीएच 5 है, तो हम उनमें से कैसे बताएंगे? दोनों ही अम्लीय हैं, तो दोनों में से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है? तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें देखेंगे जैसे जैसे हम पीएच 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय क्या होगा? अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। इसका मतलब मान लो एक विलयन पीएच 2 है, दूसरे की पीएच 5 है, तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो 2 बाद में आ रहा है, 5 पहले ही आ रहा है, तो जिसकी पीएच 5 है वह दुर्बल अम्ल होगा और जिसकी पीएच 2 है वो कैसा होगा? प्रबल अम्ल। इसी तरह जब हम 7 से 14 की तरफ चलते हैं तो उस समय में क्षारकों की प्रबलता बढ़ती है। इसका मतलब मान लो 2 विलयन हैं, एक की पीएच हमारे पास 9 है और एक की पीएच 13 है, तो हम देख रहे हैं 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, क्षारकों की प्रबलता बढ़ रही है, तो जिस विलयन की पीएच 13 है वह प्रबल क्षारक होगा और जिस विलयन की पीएच 9 है वह दुर्बल क्षारक होगा।
और यदि pH 7 है तो दिया गया विलयन उदासीन होगा। इस प्रकार हम अम्लों दिए गए विलयन की प्रवृत्ति निकाल सकते हैं कि वह अम्लीय है, क्षारीय है, और यदि अम्लीय है तो उसमें से प्रबल अम्लीय है या दुर्बल अम्लीय है, और इसी तरह से यदि क्षारकीय है तो उनमें से दिया गया विलयन प्रबल क्षारकीय है या दुर्बल क्षारकीय है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अब हम एक उदाहरण द्वारा बता रहे हैं, दिए गए विलयनों में से उनके पीएच के मान के आधार पर उनकी प्रवृत्ति ज्ञात करना। कि हमें कुछ विलयन दिए हैं, उनकी पीएच बताई है, अब हम उन पीएच वैल्यू के बेस पर पीएच के मान के आधार पर यह बताएंगे उनकी प्रवृत्ति कि वह अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है। यह हमारा टॉपिक है। आप देख रहे हैं यहां हमारे पास 5 विलयन दिए हैं, विलयन ए, बी, सी, डी, ई। विलयन ए की पीएच 9 है, विलयन बी की पीएच 7 है, विलयन सी की पीएच विलयन बी की पीएच 4 है, विलयन सी की पीएच 7 है, विलयन डी की पीएच 11 है और विलयन ई की पीएच 2 है। अब हम कैसे बताएंगे कि ये विलयन अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है? हमने अभी पढ़ा पीएच का जो मान है वो 0 से लेकर 14 के बीच में है। यदि किसी विलयन की पीएच 7 है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन। तो सबसे पहले ये विलयन कैसा है? उदासीन, क्योंकि इसकी पीएच 7 है। अब हम जानते हैं जिस विलयन की पीएच 7 से कम है वह कैसा होगा? अम्लीय। तो ये आप देख रहे हैं विलयन बी है, इसकी पीएच 4 है तो यह अम्लीय हो जाएगा। इसी तरह से विलयन ई है, इसकी पीएच 2 है, यह भी क्या होगा? अम्लीय। उसके विपरीत यदि विलयन की पीएच 7 से अधिक लेकिन 14 या 14 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारकीय। अब हम देख रहे हैं विलयन ए, उसकी पीएच 9 है तो यह कैसा है? क्षारकीय। और विलयन डी है, इसकी पीएच 11 है, 7 से अधिक है तो यह विलयन भी कैसा होगा? क्षारकीय। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारकीय है और कौन सा विलयन उदासीन है। अब हम जानते हैं अम्लीय में भी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ऐसे ही क्षारकीय में भी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक है। अब हम देखते हैं कि जब पीएच 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। तो अम्ल 2 है, एक पीएच 4 वाला विलयन बी और पीएच 2 वाला विलयन ई। तो इनमें से जो 2 वाला है यह 0 के ज्यादा नजदीक है तो यह प्रबल अम्लीय होगा और ये दुर्बल अम्ल होगा। और जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं, 14 की तरफ जाते हैं तो पहले 9 आता है, बाद में 11। तो 9 वाला दुर्बल क्षारकीय और 11 वाला जो है वो विलयन कैसा होगा? प्रबल क्षारकीय। तो इस तरह से हम विलयन की पीएच के आधार पर बता सकते हैं, दिए गए विलयन की पीएच के आधार पर, कि वह अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है। और यदि अम्लीय है, मान लो 2 विलयन अम्लीय हैं, तो उनमें से कौन सा प्रबल और कौन सा दुर्बल अम्ल है। और इसी तरह से यदि विलयन क्षारकीय हैं, 2 विलयन है हमारे पास, तो उनमें से कौन सा प्रबल क्षारकीय है और कौन सा दुर्बल क्षारकीय है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। फर्स्ट, इसके टोटल हम 5 महत्व करेंगे। सबसे पहला है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। इसका मतलब हमारे शरीर की पीएच क्या है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में है। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाएगी तो वह वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। यह अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में पहुंचता है तो वह जलीय जीवों के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां 2 चीजें आई है। एक तो आया है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, और दूसरा जिस समय वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। सेकंड पॉइंट, मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है, इसका मतलब मान लो मिट्टी की पीएच कम हो गई, 7 से कम तो अम्लीय हो गई मिट्टी। पीएच यदि 7 से अधिक होगी तो वो क्षारकीय हो जाएगी। तो ऐसे केस में किसान उसमें आवश्यकता अनुसार
क्षारकीय या अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं, क्योंकि यहां पर यह सब कुछ उदासीनीकरण अभिक्रिया पर आधारित है कि यदि अम्लीय मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमें क्षारकीय पदार्थ मिलाना पड़ेगा ताकि वो उसे उदासीन कर सके, और यदि क्षारकीय मात्रा बढ़ जाएगी, इसका मतलब पीएच यदि 7 से अधिक हो जाएगी मिट्टी की, तो उसमें अम्लीय पदार्थों को मिलाया जाता है। तो यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है, पीएच कम होगी यानी कि अम्लीय, तब उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। और यदि पीएच अधिक हो जाती है, इसका मतलब मिट्टी यदि क्षारकीय हो जाएगी, तो उस समय किसान उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं। तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हम जानते हैं हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक मुख्य भूमिका निभाता है हमारा उदर या पेट, और वह एक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा उदर या पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब हम कोई मसाले वाली चीज खा लेते हैं, या हम ये कहें हम कोई भी स्नैक्स खा लेते हैं, तो उस समय हमारे को अंदर अपच की स्थिति आ जाती है, हमें भोजन पचने में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है, भोजन नहीं पचता। तो अपच की स्थिति में हमारा उदर अधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न करता है। उस समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड जैसे पदार्थ प्रयोग करते हैं। एंटासिड क्या है? एंटासिड बना है एसिडिटी का उल्टा, यानी कि जो अम्लीयता को समाप्त करने वाले पदार्थ। तो अम्ल को समाप्त कौन करेगा? क्षारक, क्योंकि अम्ल का प्रभाव समाप्त करने वाले पदार्थ क्षारक होते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो एंटासिड कौन से यूज करेंगे? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जब अपच की स्थिति होगी, हमारे शरीर के अंदर, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, तो उस समय हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए हम एंटासिड जैसी क्षारकों का प्रयोग करते हैं। और एक मुख्य एंटासिड कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH भी बोलते हैं। यह अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। जो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में बन गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह उसकी अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है और हमें राहत मिलती है। सारा कंसेप्ट यहां पर उदासीनीकरण पर आधारित है। फोर्थ पॉइंट है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हम जानते हैं जो हमारे दांत है वह बहुत कठोर पदार्थ से बने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दांतों का इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Ca3PO4 हमारा दांतों का इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 से बना होता है। यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ है जो जल में भी नहीं घुलता। लेकिन जिस समय मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, बाय चांस हमारे मुंह की पीएच जो है यदि उसकी मान 5.5 से कम हो जाता है, तब यह संक्षारित होने लगता है, अर्थात यह कैल्शियम फॉस्फेट घुलना शुरू हो जाता है, भंगुर होना शुरू हो जाता है, या ये कहें कि नष्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि पीएच 5.5 से कम, यानी कि मुंह की पीएच यदि 5.5 से कम होगी, यानी कि मुंह के अंदर जो है हमारे पास अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? एक ऐसा दंत मंजन प्रयोग करेंगे जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक हो, और यह क्षारक क्या करेगा? हमारे जो मुंह की पीएच 5.5 से कम हो गई है, इसका मतलब अम्ल की अधिकता हो गई है, तो यह उस अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे हमारा जो दांतों का इनेमल है वो जल्दी खराब नहीं होता या जल्दी नष्ट नहीं होता। उदासीनीकरण का एक अन्य उदाहरण, या जिसे हम कहें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसका एक अन्य उदाहरण है पशुओं एवं पौधों से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। हम जानते हैं मधुमक्खी का डंक, जब हमें मधुमक्खी काटती है तो उस समय हमारे शरीर के उस भाग पर सोजिश आ जाती है और वहां पर दर्द व जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल मेथेनोइक अम्ल, इसे फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, और इसका सूत्र है HCOOH। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। यदि डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है।
डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, इसके उपयोग से दर्द से राहत मिलती है। इसका मतलब मधुमक्खी के डंक में क्या मिला? अमल, जिससे अमल की मात्रा अधिक हो गई। तो उसको उदासीन किसने किया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 कहते हैं। ये क्या एक क्षारक है। तो अमल को किसने उदासीन किया? क्षारक ने। तो क्षारक के द्वारा ये उदासीन हो जाएगा, जिसके उपयोग से हमें दर्द से राहत मिलती है। एक और उदाहरण है नेटल पौधे। नेटल पौधा एक विशेष तरह का पौधा है। इसके ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं या कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। नेटल पौधे के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल यानी कि HCOH छोड़ते हैं, जिस कारण जलन में दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधा क्या है? इसके साथ ही जहां पर नेटल पौधा पाया जाता है उसके साथ में ही डाक पौधा पाया जाता है। तो जब डंक वाले स्थान पर डाक पौधे वाली पत्ती को रगड़कर इसका इलाज किया जा सकता है और इसके रगड़ने से भी थोड़ी ही देर में दर्द कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब नेटल पौधे के डंक ने क्या दिया? मेथनोइक अम्ल, HCOH अम्ल बन गया, हमारे शरीर के अंदर आ गया, जिससे जलन में दर्द का अनुभव हुआ। इसका इलाज किसके द्वारा किया गया? डाक पौधे की पत्ती, और डाक पौधे की पत्ती से हमें क्या मिलता है? क्षारक। तो यह क्षारक इस अमल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में हमें दर्द कम हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह है हमारे पास दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने किया, फर्स्ट था अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, उसके बाद हमने किया पीएच स्केल, उसका महत्व, और सबसे लास्ट में हमने किया दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा कराए गए ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कारडा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।